हेलो एवरीवन। हम लोगों ने लास्ट क्लास में टैक्स के काफ़ी सारे कंसेप्ट्स पढ़े थे। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, फिर नए टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने पिछली क्लासेस में इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 1 कि इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एंड बिकेम एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 1962। ये हम लोगों ने उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देखी थी। हम लोगों ने डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस देखा था। जिस पे लगा उसी ने भरा डायरेक्ट टैक्स, लगा किसी और पे भरा किसी और ने इनडायरेक्ट टैक्स। कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग आर्टिकल्स मतलब अलग अलग आर्टिकल्स में अलग अलग प्रोविजंस हैं। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, इनकम टैक्स कम अंडर यूनियन लिस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर। टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम कम्स अंडर स्टेट लिस्ट, तो स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर। फिर हमने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स लॉ, सबसे ऊपर फाइनेंस मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, दो बोर्ड्स हैं, सीबीडीटी और सीबीआईसी। इनकम टैक्स को समझने के लिए हम लोगों को 5 चीजें देखनी है। इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स रूल्स 1962, सर्क्यूलर्स सर्क्यूलर्स, क्लैरिफिकेशंस, नोटिफिकेशंस, एनुअल अमेंडमेंट्स और जुडिशियल डिसीजंस। ये पूरा करने के बाद हम लोगों ने सेक्शन 4 देखा था, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ चार्जिंग इनकम टैक्स एक्ट। ये सेक्शन हमारा पूरा 1 ही था। हमने सिर्फ इसकी पहली लाइन पढ़ी थी, इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ अ पर्सन इज चार्ज टू टैक्स इन द इमीडिएटली फॉलोइंग असेसमेंट ईयर। मैंने आप लोगों से कहा था कि ये एक लाइन का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आपने अगर खुद देखा होगा तो ये लाइन में काफी सारे वर्ड्स को हाईलाइट किया गया है, मतलब बोल्ड किया गया है। जैसे इनकम, तो हम लोगों को ये डेफिनेशन पढ़ना है कि इनकम हम किसको बोलते हैं और किसको नहीं। फिर हम लोगों को ये पढ़ना है कि प्रीवियस ईयर क्या होता है। फिर हम लोगों को पढ़ना है पर्सन मतलब कौन, और फिर हम लोगों को पढ़ना है असेसमेंट ईयर मतलब क्या। तब हम इस लाइन का पूरा मतलब निकाल पाएंगे। तो हम लोगों ने सिर्फ ये लाइन रीड करी थी और हम लोग कुछ डेफिनेशंस पे गए थे। जैसे हम सबसे पहले गए थे पर्सन की डेफिनेशन पे, तो आ जाओ वापस से पर्सन की डेफिनेशन पे। पर्सन इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट के 4 सेक्शंस थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट सेक्शन में सिर्फ इतना दिया हुआ है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एंड इट बिकेम एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 1962। सेक्शन 2 में डेफिनेशंस दी हुई है। सेक्शन 3 में प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन दी है और सेक्शन 4 इज द चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स। तो ये 4 ही सेक्शंस हमको पहले चैप्टर में पढ़ने। पर्सन की डेफिनेशन में हमने देखा था कि पर्सन में इंडिविजुअल्स आते हैं, इंडिविजुअल मतलब नेचुरल ह्यूमन बीइंग। फिर एचयूएफ आते हैं। उसके बाद में कंपनी, कंपनी में हमने इंडियन कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी, पब्लिक कंपनी जिसमें पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। फिर फर्म, फर्म इंक्लूड्स एलएलपी। फिर एओपी और बीओआई, अगर पर्सन्स का एसोसिएशन है तो एओबी, अगर इंडिविजुअल्स का एसोसिएशन है तो बीओआई। ये हमने मीनिंग देखा था। फिर हमने लोकल अथॉरिटी का मतलब देखा था, अपना मनपा, महानगर पालिका, म्युनिसिपल पार्टी, उसके म्युनिसिपालिटी, उसके बाद में कैंटोनमेंट बोर्ड। फिर हम लोगों ने आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, तो इनकम टैक्स वालों ने क्या किया, जो कहीं भी नहीं आ पा रहा उसको इस आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में डाल दिया। ये पूरे पर्सन्स की डेफिनेशन देखने के बाद में हम लोग नेक्स्ट आए थे प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर समझने के लिए। तो प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर समझाने से पहले मैंने आप लोगों को एक कंसेप्ट समझाया था कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर का। कैलेंडर ईयर मतलब जो 1 जनवरी से शुरू होकर 31 दिसंबर तक रहता है, और फाइनेंशियल ईयर मतलब जो 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक रहता है। तो ये डिफरेंस होता है कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर में। उसके बाद एक और इसमें होता है अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर मतलब आप जिसके हिसाब से अकाउंटिंग करते हो। जैसे आप अगर अपनी अकाउंटिंग 1 सितंबर से लेके 31 अगस्त तक कर रहे हो तो आपका अकाउंटिंग हो गया 1 सितंबर से 31 अगस्त। फिर से बोल रही हूँ, इनकम टैक्स वालों ने किसी को कोई भी ईयर में अकाउंटिंग करने के लिए मना नहीं किया। वो बोलते हैं आपको जब अकाउंटिंग करनी है आप उस ईयर के हिसाब से अकाउंटिंग कर सकते हो, पर हम हमारा टैक्स यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए एक ही साल के हिसाब से कलेक्ट करेंगे, 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो इंडिया में चाहे कोई अकाउंटिंग जिस ईयर में करे वो कर सकता है, लेकिन उसको टैक्स 1 अप्रैल से 31 मार्च का ही भरना पड़ेगा। ये इंडिया का नियम है। इसके बाद में प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर क्या होता है, तो हम लोग जब इनकम कमाते हैं तो जिस साल हम इनकम कमा रहे हैं उस साल हमको नहीं पता कि हम कितनी कमाएंगे, तो हम उसका जो कैलकुलेशन है, उसका जो असेसमेंट है वो अगले साल करेंगे। तो इस साल की इनकम जब हम इनकम कमा रहे हैं तो उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर, और जिस साल हम उस इनकम का असेसमेंट करते हैं उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर जिस साल पैसा कमाया जाए, असेसमेंट ईयर कमाए गए पैसों का कैलकुलेशन किया जाए, हिसाब लगाया जाए। असेसमेंट ईयर का पीरियड कभी भी 12 मंथ्स का ही होगा, 12 मंथ से कभी नहीं हो सकता। आपकी असेसमेंट 1 महीने 2 महीने में कंप्लीट भी हो गई तो भी वो पूरा साल असेसमेंट ईयर माना जाता है। जैसे अभी ये जो ईयर चल रहा है, जो 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हुआ है, ये असेसमेंट ईयर है, जो इनकम मैंने पिछले साल 1920 में कमाई होगी। ओके, असेसमेंट ईयर के बाद प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर को यूनिफॉर्म प्रीवियस ईयर भी बोलते हैं क्योंकि ये सबके लिए एक जैसा रहता है। प्रीवियस ईयर वो ईयर है जिस साल हम पैसे कमाते हैं। प्रीवियस ईयर जरूरी नहीं है कि 12 महीने का हो, 12 महीने से कम भी हो सकता है। 12 महीने से ज्यादा तो कभी भी नहीं हो सकता है। कम कब हो सकता है, अगर सपोज मैंने मेरा बिजनेस इसी साल स्टार्ट किया और मैंने कल ही से
सपोज मैंने 8 जून से अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो 8 जून से मेरी अकाउंटिंग स्टार्ट होगी। तो मेरा बिजनेस 8 जून से अगर शुरू हुआ है, तो मैं 8 जून से लेकर के 8 जून तक अकाउंटिंग कर सकती हूँ। पर टैक्स तो मेरे को 1 अप्रैल से 31 मार्च पे करना है। पर 1 अप्रैल को मेरा बिजनेस ही एग्जिस्टेंस में नहीं था, तो मैं 8 जून से लेकर 31 मार्च तक भरूंगी। तो किसी भी बिजनेस के पहले साल में ऐसा होता है कि हम प्रीवियस ईयर से, मतलब जो हमारा प्रीवियस ईयर है वो 12 महीने से कम होता है। हम जहाँ स्टार्ट करते हैं हमारा बिजनेस, वहां से लेके 31 मार्च इज आर प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर कैन बी लेस देन 12 months also, but in no case it can be more than 12 months. Okay. फाइनेंशियल ईयर का डेफिनेशन दिया है। अच्छा, यही 2 केसेस दिए थे। अगर किसी का नया बिजनेस शुरू होता है या कोई उसी बिजनेस में नई सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट करता है, जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ, अब मैंने जेरोक्स मशीन इंस्टॉल कर ली और मैंने जेरोक्स का बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया, तो उस बिजनेस के लिए मेरा प्रीवियस ईयर 12 मंथ से कम का हो सकता है। ये हमारा हो गया था। अब एक्सेप्शन टू द जनरल रूल दैट इनकम ऑफ अ प्रीवियस ईयर इज टैक्स्ड इन इट्स असेसमेंट ईयर। अब कुछ कुछ केस में, जैसे हम लोगों ने एक जनरल रूल पढ़ लिया कि इनकम कमाते हैं प्रीवियस ईयर में और टैक्स भरते हैं असेसमेंट ईयर में, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे प्रीवियस ईयर की इनकम का कैलकुलेशन भी प्रीवियस ईयर में ही करा जाता है। हम असेसमेंट ईयर तक वेट नहीं करते। क्यों नहीं वेट करते? आप जब ये 5 टॉपिक्स पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। पहला देखो, पहले पढ़ लेते हैं। दिस इज द जनरल रूल दैट इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ एन assessee is charged to tax in the immediately following assessment year. However, in the following cases, income of the previous year is assessed in the same year in order to ensure smooth collection of income tax from the taxpayer who may not be traceable if assessment is postponed till the commencement of assessment year. मतलब अगर हम assessment year तक रुके तो वो पर्सन ट्रेसेबल नहीं रहेगा। अब ट्रेसेबल क्यों नहीं रहेगा? आप खुद एग्जाम्पल रीड करो। पहला, इनकम ऑफ अ नॉन रेसिडेंट असेसी फ्रॉम शिपिंग बिजनेस। सपोज कोई एनआरआई है और वो शिपिंग बिजनेस कर रहा है। अब वो इंडिया में गुड्स लेकर के आता है शिप में, तो वो तो इंडिया में लेकर के आया गुड्स, उसने शिप यहाँ पे पोर्ट पे लगाई, गुड्स वगैरह सारे यहाँ पे डिस्पैच कर दिए और वो वापस फॉरेन कंट्री में चले गया। अब अगर उसकी कोई इनकम इंडिया में टैक्सेबल है और हमको उससे टैक्स कलेक्ट करना है, तो हम अगले साल जाकर के उसको फॉरेन कंट्री में तो नहीं ढूंढ सकते कि वो कहाँ चले गया, तो हम उससे टैक्स कैसे कलेक्ट करेंगे? तो उस केस में जब वो यहाँ से जाने वाला होगा, हम तभी उसको बोलेंगे कि नहीं, आप अपना टैक्स भर के जाओ, तभी हम आपको जाने की परमिशन देंगे। किसी को ऐसे भी लग सकता है कि एनआरआई है, उसको हम इंडिया में टैक्स क्यों लगा रहे हैं, तो ये सब अपने अगले टॉपिक में कवर होने वाला है, जहां हम पढ़ेंगे कि कौन सी इनकम पे रेसिडेंट टैक्स भरता है और कौन सी इनकम पे एनआरआई टैक्स पे करता है। सेकंड, इनकम ऑफ अ पर्सन हु इज लिविंग इंडिया आइदर परमानेंटली और फॉर अ लॉन्ग पीरियड। सपोज एक एग्जांपल मैंने डिसाइड किया कि मैं यूएस में जाके सेटल हो जाती हूँ, तो मैंने यहाँ पे मेरी जितनी प्रॉपर्टीज वगैरह थी सब बेच दी और सारा पैसा वगैरह कलेक्ट करके मैंने बोला अपन यूएस चले जाते हैं। अब मैं यूएस जा रही हूँ, गवर्नमेंट ने मुझे बोला आपने टैक्स भरा क्या, तो मैं बोलूंगी अगले साल भर दूंगी असेसमेंट ईयर में, मैंने टैक्स नहीं भरा। अगले साल मैं फॉरेन कंट्री में होंगी, वो कहाँ आएंगे मुझे ट्रेस करने की मैं कहाँ बैठी हूँ? अगर मैं एक बार इंडिया छोड़ के चली गई तो मैं यहाँ वापस नहीं आऊंगी टैक्स भरने के लिए। तो वो लोग बोलते हैं अगर हमको ऐसा लगता है कि आप परमानेंटली इंडिया छोड़ के जा रहे हो या फिर हमको ऐसा लगता है कि आपका काफी टाइम तक आने का कोई प्लान नहीं है, तो इस साल का टैक्स आप इसी साल पूरा क्लियर करके जाओ। अब आप लोगों को ऐसे लगेगा उनको क्या पता चल रहा है मैंने क्या प्रॉपर्टीज बेच दी, मैं परमानेंट जा रही हूँ कि वापस आने वाली हूँ। तो आप लोग जब वीजा के लिए अप्लाई करते हो तो कितने टाइम का वीजा ले रहे हो उससे समझ में आता है। जब आप लोग वीजा के लिए अप्लाई करते हो तो आपको बोलते हैं कि हमको आपका टैक्स रिटर्न, जो आपने टैक्स रिटर्न फाइल किया है, वो एज अ डॉक्यूमेंट इसके साथ ला के दो। इसका मैं बहुत बेसिक एग्जांपल आपको समझाती हूँ। आप लोग जब कॉलेजेस में एग्जाम फॉर्म भरते हो तो वो कई बार आप लोगों से एनओसी लेते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। क्यों लेते हैं? आप लाइब्रेरियन से साइन करवाते हो, कंप्यूटर डिपार्टमेंट से साइन करवाते हो, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से साइन करवाते हो। दे जस्ट वांट टू एंश्योर कि कहीं स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का कोई इक्विपमेंट आपके पास तो नहीं है, आपने लाइब्रेरी से कोई बुक ली पर आपने वापस नहीं दी। अगर लाइब्रेरियन ने उसके ऊपर साइन कर दिया, मतलब आपने सारी बुक्स रिटर्न कर दी है, तब वो आप लोगों को एग्जाम में बैठने देते हैं। क्योंकि एग्जाम देने के बाद आप अगर वापस नहीं आए, उनका नुकसान हो गया लाइब्रेरी की बुक्स का कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स का, तो वो आपको कहाँ ट्रेस करेंगे? पर अभी तो आप खुद होकर एग्जाम देने आ रहे हो, तो वो आपसे पहले ही नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले लेते हैं कि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा कर दिए। तो ये ऐसा ही कुछ है कि जब आप परमानेंटली छोड़ के जा रहे हो, तो आपको बोलते हैं पहले ही सारा टैक्स भरो, फिर जाओ। नेक्स्ट इज इनकम ऑफ बॉडीज फॉर्म्ड फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। कभी कभी कुछ बॉडीज शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए फॉर्म होती है। जैसे एक एग्जांपल समझो, अभी इंडिया में नेक्स्ट क्रिकेट का वर्ल्ड कप होने वाला है। वर्ल्ड कप के लिए बहुत सारे लोगों को साथ में आना पड़ता है। जैसे होटल इंडस्ट्री की जरूरत पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की जरूरत पड़ेगी, फिर वो एयरलाइन इंडस्ट्री, एरोप्लेन्स की जरूरत पड़ेगी। प्लेयर्स यहाँ से दूसरी जगह पे जाएंगे, वहां जाके बसेस की जरूरत पड़ेगी जहाँ से वो होटल रूम तक जाएंगे, होटल रूम्स की जरूरत पड़ेगी जहाँ वो रुकेंगे, उनके खाने पीने की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारी इंडस्ट्रीज साथ में आके काम करेगी उन 2-3 महीनों के लिए जब तक वर्ल्ड कप चलेगा। जैसे ही वर्ल्ड कप खत्म होगा, ये सब अपने-अपने रास्ते चले जाएँगे। उसके बाद एक-एक को ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम उसको बोलेंगे, वो बोलेगा वो था साथ में, उसका इतना इनकम हुआ, उसका ऐसा हुआ। तो इसलिए हम बोलते हैं भाई तुम्हारी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कोई बॉडी फॉर्म हुई है, तुम्हारा काम खत्म हो गया, तुम हमको टैक्स भरो और उसके बाद अलग-अलग हो जाओ।
नेक्स्ट, इनकम ऑफ अ पर्सन हु इज लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। अब सपोज एक एग्जांपल, एक पर्सन को पता है कि उसकी टैक्स लायबिलिटी बहुत आने वाली है। अब उसने क्या किया, उसके पास जितनी भी प्रॉपर्टीज थी वो सब उसने अपनी वाइफ के, बच्चों के नाम पे, पेरेंट्स के नाम पे ट्रांसफर कर दिया। क्यों ट्रांसफर कर दिया? आप जैसे ही उससे बोलोगे कि भाई तुम्हारा टैक्स का अमाउंट इतना है, तुम टैक्स पे करो, वो बोलेगा मैं भरूंगा कहाँ से, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। अब हम उसको बोलेंगे कि भाई तू भर, तो अपन उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी से रिकवर करेंगे। वो तो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी पूरी बेच चुका है, उसके नाम पे कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है। और अपन ऐसा नहीं कर सकते हैं कि अपने को उस पर्सन से टैक्स लेना है तो उसकी वाइफ के नाम पे जो प्रॉपर्टी है वो बेच दो, उसके बच्चों के नाम पे जो प्रॉपर्टी है वो बेच दो, ऐसा कभी नहीं होता। डिपार्टमेंट को सिर्फ राइट है उसके हद तक की जो प्रॉपर्टी है उसको बेच करके अपना पैसा रिकवर करने की। तो उसके नाम पे तो कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो उसने जानबूझ के अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी अपना टैक्स अवॉइड करने के लिए। तो ऐसे केसेस में डिपार्टमेंट अगले साल तक नहीं रुकता, वो बोलता है इस साल का टैक्स हमको इसी साल दे दो। नेक्स्ट, इनकम ऑफ अ डिसकंटिन्यूड बिजनेस। नाम से बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि अगर किसी का बिजनेस डिसकंटिन्यू साल के बीच में हो गया है, तो सपोज आज मेरा लास्ट डे था बिजनेस का, 7 जून को मैंने मेरा बिजनेस बंद कर दिया, तो अप्रैल मई और बेसिकली जून के 7 दिन, तो जो भी 2 ढाई महीने, 2 सवा 2 महीने का मेरा बिजनेस हुआ, उसका टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है हम अगले साल तक नहीं रुकेंगे, आप इसी साल इसका टैक्स पे कर दो। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने की, आपने अगर देखा होगा तो 5th पॉइंट में एक लाइन ऐड करी हुई है। In this case, assessing officer has the discretionary power, that is, he may assess the income in the same previous year or may wait till the assessment year. इस केस में असेसिंग ऑफिसर के पास में डिस्क्रिशनरी मतलब उसकी मर्जी है, वो चाहे तो इनकम सेम प्रीवियस ईयर में असेस कर सकता है या फिर असेसमेंट ईयर का वेट कर सकता है। ये पावर उसके पास सिर्फ और सिर्फ 5th वाले केस में है। कभी कभी ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि कौन से केस में डिस्क्रिशनरी पावर है और कौन से केस में कंपलसरी है। ऊपर के चारों केसेस में कंपलसरी प्रीवियस ईयर का असेसमेंट प्रीवियस ईयर में ही होगा, पर 5th पॉइंट में असेसिंग ऑफिसर की मर्जी, वो चाहे तो अगले साल करे, चाहे तो इस साल करे। जैसे किसी का बिजनेस जनवरी में डिसकंटिन्यू हुआ, अब वो बोलता है क्यों 2 महीने के लिए मैं इस साल असेस करूँ, मैं अगले साल ही असेस करूंगा, या उसको भरोसा है भैया एसएससी ट्रस्टवर्दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो चाहे तो अगले साल भी असेस कर सकता है। ये क्लियर हुआ सबको अच्छे से? अब असेसी की डेफिनेशन शुरू करने से पहले हम लोग इनकम की डेफिनेशन देखेंगे, तो क्योंकि इनकम हमारा उस लाइन में काम आएगा। ये काम करते हैं, असेसी कर लेते हैं फिर इनकम पे जाते हैं, ठीक है। असेसी मीन्स, मैंने आपको वेरी फर्स्ट डे बताया था, हर वो इंसान जो इनकम टैक्स में टैक्स पे कर रहा है उसको हम असेसी बोलते हैं। असेसी मीन्स, अंडरलाइन कर लो, अ पर्सन बाय whom एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेएबल अंडर दिस एक्ट। चाहे फिर वो इनकम टैक्स में टैक्स ना भर के पेनल्टी भरे, इंटरेस्ट भरे, वो अगर इनकम टैक्स में कुछ भी पे कर रहा है तो उसको अपन असेसी बोलेंगे, irrespective of the fact whether any proceeding under the act has been taken against him or not। उसके अगेंस्ट में कोई प्रोसीडिंग चल रहा है नहीं चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। दूसरा पॉइंट, every person in respect of whom any proceeding under this act has been taken for the assessment of his income or loss or the amount of refund due to him। सपोज मेरा कोई टैक्स पेएबल नहीं है, उल्टा मेरा रिफंड निकल रहा है डिपार्टमेंट से। रिफंड कैसे निकल सकता है? आपको ऐसा लगेगा जब मैं टैक्स ही नहीं भर रही हूँ तो रिफंड कैसे आएगा? तो रिफंड आ सकता है। कैसे आ सकता है? सपोज एक एग्जांपल, आप लोगों ने टीडीएस का कंसेप्ट अभी नहीं समझा, मैं अभी इसके बाद में आपको टीडीएस का कंसेप्ट बताऊंगी। तो टीडीएस के केस में हमारा टैक्स कोई और भर चुका होता है, जब उसने मेरा टैक्स भर दिया और बाद में मुझे पता चला कि मेरा टैक्स कुछ भी नहीं आएगा, तो मुझे डिपार्टमेंट से रिफंड आता है। तो डिपार्टमेंट से अगर मुझे रिफंड भी आना है तो भी मैं डिपार्टमेंट के लिए असेसी हूँ। या मेरे अगेंस्ट में कोई प्रोसीडिंग है, अब प्रोसीडिंग मेरे अगेंस्ट में कैसे आ सकती है? सपोज एक एग्जाम्पल, मेरे फ्रेंड ने अपनी रिटर्न में ऐसा दिखाया था कि उसने मुझसे लोन लिया है और उसकी फाइल डिपार्टमेंट ने चेक करी, तो डिपार्टमेंट ने उसको बोला कि तुमने किससे लोन लिया है? उसने बोला मुझसे लोन लिया है। जब मेरी फाइल देखी गई तो मेरी फाइल में ऐसा कोई लोन दिया हुआ दिख रहा नहीं है, तो उन्होंने मेरे अगेंस्ट भी प्रोसीडिंग चलाई हुई है। तो वो प्रोसीडिंग अगर मेरे अगेंस्ट चल रही है तो भी मैं डिपार्टमेंट के लिए क्या हूँ? असेसी। नेक्स्ट, पर्सन हु इज असेसेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम और लॉस ऑफ अनदर पर्सन। कभी कभी दूसरे लोगों की इनकम के लिए भी कोई और पर्सन असेसेबल हो सकता है। कैसे? माइनर चाइल्ड, माइनर चाइल्ड अगर कोई पैसे कमा रहा है तो उसके बिहाफ पे उसका इनकम उसके फादर या मदर को भरना पड़ता है। तो उस केस में जो उसका फादर या मदर होगा वो असेसेबल होगा एज असेसी। किसकी इनकम के लिए? अपने बच्चे की इनकम के लिए। अब ये मत पूछना माइनर चाइल्ड कैसे इनकम कमा रहे हैं, माइनर चाइल्ड बहुत पैसे कमा रहे हैं। डांस शोज, रियलिटी शोज देख रहे हो टीवी पे कितना चल रहा है, दे आर अर्निंग ह्यूज इनकम। नेक्स्ट, एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन असेसी अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। ये वर्ड डीम्ड याद रखना, टैक्स में बहुत जगह आएगा। डीम्ड मतलब मान लिया गया, तो हर वो पर्सन जिसको इनकम टैक्स ने असेसी मान लिया वो भी असेसी माना जाएगा।
कई जगहों पे डीम्ड वर्ड आएगा, डिपार्टमेंट ने इसको इनकम मान ली, डीम्ड इनकम, आप बोलोगे ये तो इनकम ही नहीं है, डिपार्टमेंट ने मान लिया, आप बोलोगे तो असेस ही नहीं है, डिपार्टमेंट ने मान लिया, इट इज देयर चॉइस। नेक्स्ट, पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन असेसी इन डिफॉल्ट। असेसी इन डिफॉल्ट मतलब डिफॉल्ट वर्ड से आपको समझ में आ रहा है जो कुछ ना कुछ गलती करता है। जैसे मुझे टीडीएस काटना चाहिए था पर मैंने टीडीएस नहीं काटा तो मैं हो गई असेसी इन डिफॉल्ट। मैं टीडीएस कॉन्सेप्ट आपको बाद में समझाऊंगी, पर अगर मैंने कोई गलती भी की है तो मैं हो गई असेसी इन डिफॉल्ट, इनडायरेक्टली मैं क्या हो गई असेसी। तो असेसी कौन होता है, तो एक सिंपल लाइन में हर वो पर्सन जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स पे कर रहा है वो असेसी है। उसके अलावा असेसी कौन है, जिसके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग चल रही है। असेसी कौन है, तो जिसने कोई डिफॉल्ट किया है। असेसी कौन है, जो किसी और के बिहाफ पे किसी इनकम के लिए असेसेबल है। और असेसी कौन है, तो हर वो पर्सन जिसको डिपार्टमेंट असेसी मान ले। ये 5 लोग असेसी में काउंट होते हैं। ओके, चलो मैं वो सेक्शन 4 वापस से पढ़ूंगी, पर पहले हमारी सारी डेफिनेशंस खत्म होने के बाद, जैसे हमारी प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन हो गई, हमारी असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन हो गई, हमारी एसएससी की डेफिनेशन हो गई, हमारी पर्सन की डेफिनेशन हो गई, इनकम की डेफिनेशन हमारी बाकी है। इनकम की डेफिनेशन और रीड कर लेते हैं, फिर हम वो चार्जिंग सेक्शन वाला पॉइंट रीड करेंगे फिर से। तो आप नीचे आ जाओ इनकम की डेफिनेशन पे। देखो इनकम की डेफिनेशन के लिए क्या दिया हुआ है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 24, टू कंसिडर एनी रिसीट एज इनकम फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड। किसी भी पैसों के रिसीट को अगर आपको इनकम मानना है तो आपको ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। पहला, कैश वर्सेस काइंड। सिंपल लॉजिक, इनकम जरूरी नहीं है कैश में ही हो, इनकम काइंड में भी हो सकती है। तो अंडरलाइन कर लो, इनकम में बी रिसीव्ड इन कैश और इन काइंड। Income received in kind is to be valued as per the rules prescribed, and if there is no specific direction regarding valuation in the act or rules, it may be valued at market price. तो इनकम कैश में भी रिसीव हो सकती है, काइंड में भी रिसीव हो सकती है। अगर इनकम काइंड में रिसीव होती है तो हम उनका मॉनेटरी वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तो हम उनका मॉनेटरी वैल्यू निकालेंगे रूल्स के हिसाब से। अगर रूल्स में कुछ ना दिया है तो मार्केट प्राइस के हिसाब से। ये रूल उन्होंने क्यों बनाया, इनकम में काइंड को क्यों इंक्लूड किया। अभी सपोज वो ये बोलते थे सिर्फ कैश को इनकम माना जाएगा, काइंड को नहीं माना जाएगा, तो हर एम्प्लॉय क्या करता, अपने एम्प्लॉयर के पास काम कर रहा है, एम्प्लॉयर को क्या बोलता है, मेरे को सैलरी मत दो, एक काम करो मुझे आप है ना कोई भी चीज काइंड में, जैसे एम्प्लॉयर ने क्या किया, अब जैसे एम्प्लॉयर ने बोला भाई मैं तुमको सैलरी दूंगा तो तुम क्या करोगे, उसने बोला भाई मैं अपना लाइट बिल भरूंगा, फोन बिल भरूंगा, बच्चे की स्कूल की फीस भरूंगा, घर का राशन वगैरह लेके आऊंगा। तो उसने क्या किया, उसको सैलरी देने की जगह, कैश देने की जगह घर का सारा राशन उसके घर पे भेज दिया, या फिर उसने उसका लाइट बिल भर दिया, उसने उसका फोन बिल भर दिया। अब डिपार्टमेंट ने पूछा भाई तुमने टैक्स क्यों नहीं भरा एम्प्लॉय से, तो उसने बोला मुझे कैश तो मिली नहीं है, मुझे तो राशन मिला है घर पे, मेरा तो लाइट बिल भरा गया है, मेरा तो फोन बिल भरा गया है। तो उन्होंने क्या बोला, हम काइंड को भी इनकम मानेंगे, कैश को भी इनकम मानेंगे। सेकंड, सिग्निफिकेंस ऑफ मेथड ऑफ अकाउंटिंग। मेथड ऑफ अकाउंटिंग इज रिलेवेंट, यस, क्योंकि अलग अलग हेड्स में अलग अलग मेथड के हिसाब से टैक्सेशन आता है। तो इन केस ऑफ इनकम अंडर द हेड सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड कैपिटल गेन, मेथड ऑफ अकाउंटिंग इज इररिलेवेंट। सैलरी में, हाउस प्रॉपर्टी में और कैपिटल गेन में रिलेवेंट है। किस में रिलेवेंट है, तो आपका पीजीबीपी और अदर सोर्सेज, ये दो केस में रिलेवेंट है। नीचे दिया हुआ है, in case of income under the head PGBP and income from other sources, income shall be taxable on cash or accrual basis as per the method of accountancy। बाकी तीन में मेथड का इंपॉर्टेंस क्यों नहीं है, जब अपन ये तीन हेड डिटेल में, पांचों हेड डिटेल में पढ़ेंगे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों मेथड ऑफ अकाउंटिंग का इंपॉर्टेंस है और क्यों मेथड ऑफ अकाउंटिंग का इंपॉर्टेंस नहीं है। Next, notional income. Person cannot make profit out of transaction with himself. Hence, goods transferred from one department to another department at a profit shall not be treated as income of the business. मेरे ही एक डिपार्टमेंट ने मेरे ही दूसरे डिपार्टमेंट को अगर प्रॉफिट पे कोई गुड्स ट्रांसफर किए तो उसको मैं इनकम नहीं मान सकती, क्योंकि मैं खुद को इनकम जनरेट करके नहीं दे सकती, इनकम किसी और से आती है, बाहर से आती है। सोर्स ऑफ इनकम, इनकम में बी फ्रॉम अ टेम्पररी सोर्स और फ्रॉम अ परमानेंट सोर्स। इनकम टेम्पररी सोर्स से भी आ सकता है, परमानेंट सोर्स से भी आ सकता है। नेक्स्ट, टेम्पररी परमानेंट आपको समझ गया। जैसे एक एग्जांपल, मेरे को इंस्टीट्यूट से कॉल आया कि आप बच्चों के पेपर्स चेक करो, और मैंने स्टूडेंट्स के पेपर्स चेक किए, तो वो मेरा टेम्पररी सोर्स है, हमेशा नहीं होता। और परमानेंट सोर्स क्या है, टीचिंग। नेक्स्ट, कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू रिसीट्स। आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, कैपिटल मतलब बड़ा अमाउंट वंस इन अ वाइल आता है, रेवेन्यू जो रेगुलरली जनरेट होता है। जैसे अभी मेरे केस में जो पेपर चेक करके पैसा आएगा वो कैपिटल हो जाएगा, जो रेगुलर टीचिंग से आ रहा है वो रेवेन्यू है। तो कैपिटल रिसीट इज नॉट लायबल टू टैक्स अनलेस स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड, वेयर एज रेवेन्यू रिसीट इज नॉट एग्जेम्प्टेड अनलेस स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड। बहुत ही मस्त लाइन दी है, ध्यान से समझो। मस्त इसलिए क्योंकि समझने के लिए लॉजिकल है, ध्यान से समझना। हर कैपिटल रिसीट इनकम टैक्स में टैक्सेबल नहीं है। आप किसी भी कैपिटल रिसीट को तभी टैक्स लगा सकते हो जब डिपार्टमेंट आपको बोल दे कि ये कैपिटल रिसीट टैक्सेबल है। अगर वो ना बोले तो कोई भी कैपिटल रिसीट टैक्सेबल नहीं है। लेकिन रेवेन्यू रिसीट
कोई भी एग्जेम्प्ट नहीं है, मतलब सारी की सारी टैक्सेबल है। जब तक वो स्पेसिफिकली ना बोल दे कि भाई इस रेवेन्यू रिसीट पे टैक्स मत लगाओ, तब वो रेवेन्यू रिसीट टैक्सेबल नहीं होगी, अदरवाइज टैक्सेबल है। नेक्स्ट, लॉस इनकम ऑल्सो इंक्लूड्स नेगेटिव इनकम, इनकम ऑल्सो इंक्लूड्स लॉस। डिस्प्यूटेड इनकम, जिसपे डिस्प्यूट चल रहा है, इन केस ऑफ डिस्प्यूट रिगार्डिंग द टाइटल ऑफ इनकम, असेसमेंट ऑफ इनकम कैन नॉट बी विदहेल्ड एंड सच इनकम नॉर्मली बी टैक्स्ड इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट। अब ये क्या बोलना चाह रहे हैं, इससे ध्यान से समझना, ठीक है। अगर किसी इनकम पे डिस्प्यूट भी चल रहा है तो भी उसके ऊपर टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा। जैसे एक प्रॉपर्टी है, उसको रेंट पे दिया हुआ है, एक भाई है मिस्टर ए, उसको उससे रेंटेड इनकम आ रही है। मिस्टर बी ने ए के ऊपर केस कर दिया कि ये प्रॉपर्टी तो मेरी होनी चाहिए, ए ने गलती से अपने पास रखी हुई है, मतलब ए ने जबरदस्ती अपने पास रखी हुई है, तो इसकी जो भी रेंटल इनकम है वो मेरे पास आनी चाहिए। कोर्ट में डिस्प्यूट चल रहा है, फिलहाल उसका रेंट ए को रिसीव हो रहा है, लेकिन कोर्ट में डिस्प्यूट चल रहा है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि डिस्प्यूट चल रहा है, हमको क्या पता किसकी इनकम है, कौन टैक्स पे करेगा। डिपार्टमेंट को उन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। डिपार्टमेंट बोलेगा तुमको इनकम मिल रही है ना, किसको मिल रही है, ए को मिल रही है, ए टैक्स भर दो। तुम तुम्हारा डिस्प्यूट लेके बैठे रहो, हमको हमारा टैक्स भर दो। तो डिपार्टमेंट डिस्प्यूटेड इनकम पे भी टैक्स लेगा। लमसम रिसीट, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको पैसा इंस्टॉलमेंट में मिलता है या लमसम, दोनों ही टैक्सेबल है। तभी तो हम कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं तो उसकी इनकम भी टैक्सेबल है। रीइंबर्समेंट, मेयर रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस इज नॉट एन इनकम। किसी ने एक्सपेंसेस का रीइंबर्समेंट करके दे दिया तो वो इनकम नहीं है। जैसे मेरे बॉस ने मुझे बोला कि आप रोज अपने खुद के व्हीकल से क्लास पे आते हो या आप रोज अपने व्हीकल से ऑफिस पे आते हो, तो आप क्या करो, पेट्रोल जो भी भरवाते हो उसका बिल ले आया करो और वो बिल ला करके मुझे दे दिया करो। तो जितना भी आपका बिल आएगा मैं आपको उतने पैसे वापस दे दिया करूंगा। तो मैं पहले पेट्रोल भराती हूँ, फिर वो बिल ले जा करके बॉस को देती हूँ, बॉस मुझे वो पैसे रीइंबर्स, मतलब मुझे वो पेट्रोल के पैसे वापस दे देते हैं। ये इनकम नहीं है, ये तो मेरा खर्चे का ही पैसा मुझे वापस मिला, मैंने खर्च किया, मुझे वे में वापस मिले, ये मेरी इनकम नहीं है। लीगलिटी, एक्ट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस बिटवीन लीगल और इलीगल, ये ध्यान से समझना। इनकम टैक्स के हिसाब से लीगल इलीगल में कोई डिफरेंस नहीं है। लीगल इनकम भी टैक्सेबल है, इलीगल इनकम भी टैक्सेबल है। डबल टैक्सेशन, सेम इनकम कैन नॉट बी टैक्स्ड ट्वाइस। हम सेम इनकम को दो बार टैक्स नहीं लगा सकते, एक इनकम एक ही बार टैक्सेबल होगी। इनकम बाय म्यूचुअल एक्टिविटी, अब आपको ये ऊपर वाला पॉइंट ऐसे लग रहा होगा यार कौन दो बार टैक्स लगाएगा, पर मैं आपको सिचुएशन बताऊंगी कब एक इनकम दो बार टैक्सेबल हो सकती है। Next, income by mutual activity. In this regard, it is to be noted that in case of mutual activities where some people contribute to the common fund and are entitled to participate in the fund, and the surplus arises which is distributed among the contributors of the fund, such surplus cannot be termed as income. जैसे कुछ लोगों ने मिलके पैसा इकट्ठा किया, उससे वो कोई कॉमन पर्पस करने वाले थे, बाद में जो भी पैसे बच गए वो उन्होंने आपस में बांट लिए, तो ये बांटे हुए पैसे इनकम नहीं है। Exceptions. Income derived by a trade, professional or similar association from rendering specific services to its members shall be taxable under section 28. अगर कोई ट्रेड, प्रोफेशनल या सिमिलर एसोसिएशन फ्रॉम रेंडरिंग स्पेसिफिक सर्विसेज, जैसे कोई ट्रेड है, कोई प्रोफेशनल है या ऐसा कोई एसोसिएशन है जो स्पेसिफिक सर्विसेज के लिए किया गया है, तो वहां से कोई भी इनकम अगर डिराइव होती है तो वो टैक्सेबल है। जहां जहां ये पॉइंट्स आ रहे हैं, ये चैप्टर में कई ऐसी चीजें आएंगी जो हमको बहुत क्लियर नहीं होंगी, क्योंकि आगे जब हम सेक्शन 28 पीजीयूपी पढ़ेंगे तब हमको ये क्लियर हो जाएगा। अभी हमको उन सबका इतना नॉलेज नहीं है, इसीलिए हमको ये बातें इतनी क्लियर नहीं हो पा रही है। Profits and gains of any insurance business carried on by a mutual insurance company or by a cooperative society. Profits and gains of any business of banking carried on by a cooperative society with its member. सिर्फ ये ध्यान में रख लो, ये एक्सेप्शंस है, जब ये आगे आएंगे तब मैं आपको डिटेल में समझा दूंगी। नेक्स्ट है पिन मनी। अब पिन मनी क्या होता है? हस्बैंड्स अपने वाइफ को घर खर्चे के लिए पैसे देते हैं, तो वाइफ को जो पैसे मिल रहे हैं वो भले ही वाइफ को पैसे मिल रहे हैं घर खर्चे के लिए, पर वो टैक्सेबल नहीं है। क्यों नहीं है? हस्बैंड ने ऑलरेडी इनकम पे टैक्स भर के वो पैसे वाइफ को लाके दिए, अब वाइफ को उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। Pin money is money received by wife for her personal expenses, and small savings made by a woman from the money received from her husband for meeting household expenses. Such receipt is not treated as income. Income on investment out of pin money shall be treated as income. अब ये क्या है, ध्यान से समझना। सपोज उस घर खर्चे के पैसों में से वाइफ ने काफी पैसे सेव किए और उसने उन सेव किए हुए पैसों से कोई जमीन खरीद ली, और उस जमीन खरीद ली या उसने उन बचे हुए पैसों से कोई शेयर्स खरीद लिए, और वो शेयर्स में उसको रेगुलरली डिविडेंड मिल रहा है, वो टैक्सेबल हो जाएगा। वो शेयर्स जो उसने खरीदे उसका कुछ नहीं है, क्योंकि वो तो वो पैसे ही हैं, लेकिन उन पैसों से अगर उसने कहीं इन्वेस्टमेंट किया और उसपे से अगर उसको कोई इनकम जनरेट हो रही है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट है अवार्ड। Award received by a person related to his business or profession shall be treated as income incidental to such business or profession. However, award received by a non-professional person is in nature of gift and or personal testimonial. The taxability thereof is subject to other provisions of the Act.
अगर आपको किसी पर्सन को किसी बिजनेस या प्रोफेशन में अवार्ड मिला है तो वो उसकी बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम मानते हुए टैक्सेबल किया जाएगा। लेकिन अगर किसी नॉन प्रोफेशनल को पर्सनल नेचर में या पर्सनल कोई चीज के लिए गिफ्ट मिला है तो उसकी टैक्सेबिलिटी डिपेंड करेगी और अलग प्रोविजंस में जो एक्ट में दी हुई है। जैसे एक्ट में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में बताया हुआ है कि गिफ्ट कब टैक्सेबल होता है और कब नहीं, तो हम उसके थ्रू देखेंगे कि वो टैक्सेबल है या नहीं। नेक्स्ट आ रहा है एम्बेजलमेंट। अब एम्बेजलमेंट क्या होता है वो देखो। Money embezzled is a gain to the embezzler and therefore falls within the wider definition of income. Embezzlement मतलब चोरी या हिसाब में गड़बड़ी। तो अगर समझो मैंने कोई अकाउंटेंट रखा है, उसने कोई हिसाब में गड़बड़ी करी और उससे उसको पैसे जनरेट हुए हैं, तो embezzlement is also income. Contingent income, contingent और anticipated income is not taxable. Contingent मतलब ऐसी इनकम जिसका होना या ना होना डिपेंड करेगा फ्यूचर की कोई ऐसी एक्टिविटी पे जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो वो इनकम एंटिसिपेटेड है, फिक्स नहीं है, इसलिए वो टैक्सेबल नहीं है। जब हो जाएगी तब टैक्सेबल हो जाएगी। सब्सिडी, गवर्नमेंट कई तरह की सब्सिडीज देती है लोगों को प्रमोट करने के लिए। जैसे गवर्नमेंट ने बोला कि ये गांव है, यहाँ पे अगर आपने अपना फैक्ट्री डाला तो हम आप लोगों को आपका जो प्रॉफिट है उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल माफ कर देंगे, ऐसा कोई भी सब्सिडी दे सकती है। तो असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ अ सब्सिडी और ग्रांट और कैश इंसेंटिव और ड्यूटी ड्रॉबैक or waiver or concession or reimbursement by the central government or a state government or any other authority or body or agency in cash or kind to the assessee. एग्जाम्पल एलपीजी सब्सिडी, सब्सिडी फॉर एस्टैब्लिशिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन बैकवर्ड एरिया एक्सेट्रा। तो कोई भी तरह की सब्सिडी, कोई कैश में इंसेंटिव में दिया जाए, कोई ड्यूटी ड्रॉबैक मतलब आपकी कोई ड्यूटी मतलब टैक्स कोई उसका ड्रॉबैक हो, या वेवर हो या कंसेशन हो, कोई भी तरह का मतलब आपको कोई टैक्स माफ कर दिया जाए, कुछ भी हो, तो वो सारी की सारी चीजें सब्सिडी में काउंट होगी। However, subsidy or grant or reimbursement which is taken into account for determination of actual cost of the asset as per expression 10 to section 43(1) is not taxable separately. अब again ये 43(1) कैपिटल गेन में, अभी मैं आपको समझाऊंगी तो इसमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि आपको कैपिटल गेन अभी पता नहीं क्या होता है। तो जब अपन कैपिटल गेन पढ़ेंगे तब अपन इसको डिस्कस करेंगे, अभी नहीं करेंगे। दो एक्सेप्शंस और ऊपर के 3 एक्सेप्शंस जो अपन ने पढ़े वो अपन जब वो पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ेंगे तभी डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, इनकम की डेफिनेशन क्लियर। अब एक बार आएंगे सेक्शन 4 पे जो हमारा चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स है। देखो चार्जिंग सेक्शन पे आ रही हूँ मैं वापस से। अब वो लाइन फिर से अपन रीड करेंगे कि क्या दिया हुआ था। इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ अ पर्सन इज चार्ज टू टैक्स इन द इमीडिएटली फॉलोइंग असेसमेंट ईयर। तो प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स लगता है असेसमेंट ईयर में। रेट ऑफ टैक्स इज एप्लीकेबल एज स्पेसिफाइड बाय द एनुअल फाइनेंस एक्ट ऑफ दैट ईयर। उस ईयर के फाइनेंस एक्ट ने जो भी रेट बताई होगी वो रेट से टैक्स लगेगा। Further, though the Finance Act prescribes the rate of tax in respect of certain income, Income Tax Act itself has prescribed specific rates. Example, ध्यान से समझना, इनकम टैक्स की रेट्स दो जगहों पे दी हुई है। एक दी हुई है इनकम टैक्स एक्ट में और एक दी हुई है फाइनेंस एक्ट में। फाइनेंस एक्ट में वो रेट्स है जो हर साल चेंज होती है, इनकम टैक्स एक्ट में वो रेट्स है जो स्पेशल रेट्स है जो हर साल चेंज नहीं होती। जैसे इनकम टैक्स एक्ट में क्या रेट्स है, तो इनकम टैक्स एक्ट ने बोल दिया लॉटरी इनकम पे 30% का टैक्स है। अब उसके ऊपर वो 5, 20, 30 कुछ अप्लाई नहीं होता। आप बोलोगे मेरी लॉटरी लगी है पर मेरी लॉटरी 2 लाख रुपए की लगी है तो मेरी इनकम तो 2.5 लाख के नीचे है, 2.5 लाख के नीचे तो टैक्स है नहीं। ऐसा नहीं है, आपको कितने भी रुपए की लॉटरी लगी तो उस पर 30% का टैक्स है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20%, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15%। तो ये स्पेशल रेट्स है जो इनकम टैक्स एक्ट देता है। In respect of income chargeable to tax, tax shall be deducted at source or paid in advance wherever applicable. अब यहाँ पे मुझे आपसे दो कंसेप्ट डिस्कस करने हैं, एक डिस्कस करना है एडवांस टैक्स और एक डिस्कस करना है टीडीएस। चलो पहले टीडीएस से ही शुरुआत करते हैं। टीडीएस क्या होता है ध्यान से समझना, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अब ये क्या चीज है, सपोज एक एग्जांपल, एक कंपनी है, उस कंपनी के एम्प्लॉयर के पास, उस कंपनी के एम्प्लॉयर के अंडर एक 1000 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। अब वो एम्प्लॉयर इन 1000 एम्प्लॉयज को सैलरी देता है। ये सैलरी उस एम्प्लॉयर के लिए तो खर्चा है लेकिन उस एम्प्लॉय के लिए इनकम है जिसको वो पैसे मिल रहे हैं। तो अब उस एम्प्लॉय को उस सैलरी की इनकम पे टैक्स पे करना है। सपोज एक एग्जांपल, एम्प्लॉयर ने आज के दिन सारे एम्प्लॉयज को बुला करके उनकी उनकी इनकम्स दे दी। अब इन सारे एम्प्लॉयज को अपना अपना टैक्स पे करना है। सपोज किसी ने टैक्स भरा, किसी ने नहीं भरा, किसी ने टाइम पे नहीं भरा, किसी ने कम भरा, ऐसे कुछ भी डिफॉल्ट हो सकते हैं। अब डिपार्टमेंट को बैठ के उन 1000 लोगों को चेक करना पड़ेगा, किसने टैक्स भरा, किसने नहीं भरा, किसने कम भरा, कौन अभी तक नहीं भरा है। अब डिपार्टमेंट ने क्या बोला, अगर मैं जाके इन 1000 लोगों को चेक करूं तो मेरा बहुत टाइम वेस्ट होगा। इन 1000 लोगों को चेक करने की जगह अगर मैं उस एम्प्लॉयर को बोल दूं कि भाई तू क्या कर, जब इनके हाथ में सैलरी देता है तो सैलरी के ऊपर जितना भी टैक्स बनता है वो उनके हाथ में दे ही मत, उतनी सैलरी उतने टैक्स के पैसे काट ले, बची हुई सैलरी हाथ में दे और वो टैक्स के पैसे गवर्नमेंट के पास लाके जमा कर दे। तो वो एम्प्लॉयर क्या करेगा, सपोज किसी पर्सन को उसने सैलरी दी 5 लाख रुपए, सपोज एक एग्जाम्पल 5 लाख और उस पर टैक्स बना 10,000, मैं रैंडम फिगर्स बोल रही हूँ, 5 लाख पे 10,000 का टैक्स नहीं आता है, पर सपोज उसने 5 लाख दी और उस पर 10,000 का टैक्स बना।
तो वो क्या बोलेगा, 5 लाख रुपीज में से 10,000 काटेगा, उसके हाथ में देगा 4,90,000, 4,90,000, और बचे हुए 10,000 ले जाकर के गवर्नमेंट के पास जमा कर देगा। इससे क्या होगा, गवर्नमेंट को 1000 लोगों की जगह एक ही पर्सन को पकड़ने से काम चल गया। उसने उस एक ही इंसान को बोल दिया कि तुम उन 1000 लोगों का टैक्स बराबर भर रहा है या नहीं भर रहा है, चेक कर लो। तो इसका मतलब 1000 लोगों के ऊपर चेक लगाने के लिए खाली एक ही आदमी पे चेक लगाया तो हमारा काम हो गया। इसको बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इस लॉजिक के हिसाब से अगर आप फीस भी पे कर रहे हो तो आपने सामने वाले को टीडीएस काट के फीस भरनी चाहिए। जैसे मेरी जो भी उसके ऊपर टैक्स बनता है उतना आपने टैक्स काटना और बची हुई फीस मेरे को जमा करना और वो टैक्स डिपार्टमेंट के पास ले जा करके जमा करना। पर आप क्यों नहीं करते हो, क्योंकि टीडीएस की लिमिट्स है कि इतने अमाउंट के ऊपर टीडीएस कटेगा, इतने अमाउंट के नीचे नहीं कटेगा। वो सब अपन टीडीएस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। पर इसलिए इसका नाम है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब जिस सोर्स में हम पैसा कमा रहे हैं वहीं पे ही टैक्स को डिडक्ट कर दिया जा रहा है, माइनस कर दिया जा रहा है, तो इसलिए इसका नाम है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अब एडवांस टैक्स क्या है, नाम से समझ में आ रहा है, एडवांस टैक्स, एडवांस में भरा गया टैक्स। मैंने आपको बोला प्रीवियस ईयर की इनकम का असेसमेंट ईयर में होता है, लेकिन हर असेसी को, ध्यान से समझना, हर असेसी को प्रीवियस ईयर की इनकम का टैक्स प्रीवियस ईयर में ही भरना पड़ता है एडवांस टैक्स फॉर्म में। अब आप बोलोगे तो स्टेटमेंट गलत हो गया, फिर हम असेसमेंट ईयर में क्या कर रहे हैं, हम असेसमेंट ईयर में सिर्फ कैलकुलेशन करते हैं, टैक्स प्रीवियस ईयर का प्रीवियस ईयर में ही भर जाता है। मैंने आपको ये कभी नहीं बोला कि आप टैक्स असेसमेंट ईयर में भरोगे, मैंने आपको हमेशा वर्ड क्या यूज किया, आप असेसमेंट या कैलकुलेशन असेसमेंट ईयर में करोगे, पर प्रीवियस ईयर का टैक्स भरा जाएगा प्रीवियस ईयर में ही एडवांस टैक्स के फॉर्म में। अब सवाल आता है कैसे, कैसे, सपोज एक एग्जांपल, मैंने क्लासेस स्टार्ट करी, अभी क्लासेस चल रही है, डिपार्टमेंट ने मुझे बोला आप इस साल इनकम कमा रहे हो, आप टैक्स भर दो। मैंने बोला मुझे अभी ये पता ही नहीं कि मैं ये साल इनकम कितनी कमाऊंगी, तो मैं टैक्स कैसे भरूं। तो डिपार्टमेंट मुझे बोलेगा कोई बात नहीं, आप अंदाजा लगाओ, एस्टिमेट करो, और अंदाजा लगा लगा के बताओ कि आप कितनी इनकम कमाओगे, और उस अंदाजे के हिसाब से कितना टैक्स निकलता है, और जितना अंदाजा आपका टैक्स निकलता है वो टैक्स आप पे कर दो। फिर अगले साल बैठ करके अपन कैलकुलेशन करेंगे, रियल फिगर्स अपने पास, अभी तो मैं सब एस्टिमेशन पे कर रही हूँ, अगले साल मेरे पास रियल फिगर्स होगी, मैं बैठ के एक्चुअल में कैलकुलेशन करूंगी। फिर जितनी फिगर्स मेरी आएगी एक्चुअल में, उतनी फिगर में जो भी कम ज्यादा रहेगा, सपोज मैंने एक्चुअल में जो टैक्स भरना चाहिए था वो 90,000 भरना चाहिए था, पर मैंने 80,000 ही भरा था अंदाजे से, तो मैं और 10,000 रुपीज डिपार्टमेंट को पे कर दूंगी। और सपोज एक एग्जाम्पल, मैं भर चुकी 90,000 और मेरा टैक्स 80,000 ही आया, तो डिपार्टमेंट मुझे 10,000 रुपीज रिफंड कर देगा। इसको अपन बोलते हैं एडवांस टैक्स, एडवांस में टैक्स भरना। हर पर्सन एडवांस में ही टैक्स पे करता है क्योंकि ये डिपार्टमेंट का रूल है। Next, Section 4 is a charging section and it is backbone of the Income Tax Act. Tax liability arises by virtue of this section and it arises at the close of a previous year. However, the finalization amount of tax liability is postponed to the assessment year. मैंने यही बात बोली आपको अभी, टैक्स आप प्रीवियस ईयर का प्रीवियस ईयर में ही भरोगे, पर फाइनल फिगर कब पता चलेगी, असेसमेंट ईयर में, क्योंकि जब सारी रियल फिगर्स आपके पास होगी तब आपको करेक्ट पता चलेगा कि आपका टैक्स एक्चुअली कितना बनता है। It follows the rule that the liability to tax is not dependent upon assessment. तो मतलब टैक्स पे करने की लाइबिलिटी असेसमेंट पे डिपेंड नहीं करती, हम एस्टिमेशन बेसिस पे टैक्स भर देते हैं, असेसमेंट तो सिर्फ बाद में करते हैं ये देखने के लिए कि जितना हमने टैक्स भरा वो बराबर है नहीं है, उस पे क्या है। ओके, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा पर्सन की डेफिनेशन हम कर चुके, इनकम की डेफिनेशन भी हमने कर ली। नेक्स्ट आते हैं हमारे हेड्स ऑफ इनकम, यहाँ से हमारा मेन टैक्सेशन स्टार्ट होता है, हेड्स ऑफ इनकम। अब एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे आप लोगों को बोलनी थी, कुछ लोगों को ऐसे लग रहा होगा कि बहुत स्लो चल रहा है, हम अभी तक फर्स्ट चैप्टर ही कर रहे हैं, हमारा सिलेबस कैसे होगा। तो डोंट वरी अबाउट योर सिलेबस, पहला चैप्टर थोड़ा स्लो लेना पड़ता है, स्लो से भी स्लो लेना पड़ता है, क्योंकि अभी इसमें ऐसे ऐसे कंसेप्ट हैं जो आपने अभी तक सुने ही नहीं है। आप लोगों को अभी सिर्फ इनकम टैक्स आपने नाम सुना है, आपको ये नहीं पता कि पर्सन कौन होता है, आपको ये नहीं पता कि एसएससी कौन होता है, आपको ये नहीं पता सैलरी हेड क्या, हाउस प्रॉपर्टी हेड क्या, इसलिए मुझे थोड़ा डिटेल में एक एक लाइन पढ़ के एक एक वर्ड को समझाना पड़ेगा। एक बार आप इन टर्म से हैबिचुअल हो जाओगे, मैं रूटीन में बोलूंगी इनकम, असेसी, पर्सन, टीडीएस, एडवांस टैक्स, तो आप बोल दोगे अच्छा हाँ टीडीएस मतलब ये, एडवांस टैक्स मतलब ये, तब अपने को फास्ट भी लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप सिलेबस की चिंता मत करना, सिलेबस अपन एकदम टाइम पे कंप्लीट कर लेंगे। नाउ दिस इज जून, विल बी कंप्लीटिंग आवर सिलेबस बाय सितंबर और अक्टूबर, तो आप लोगों के एग्जाम्स दिसंबर में, आपको इनफ टाइम मिलेगा आपके रिविजन्स वगैरह करने के लिए, डोंट वरी अबाउट दैट, उससे एडवांस में कंप्लीट होगा, मैं आपको लास्ट टेंटेटिव डेट बता रही हूँ। और अपन जहां तक वर्चुअल क्लासेस की बात है, इनिशियल लेवल पे मैंने वीडियो लेक्चर्स इसलिए प्रेफर किए क्योंकि इतना नेटवर्क स्ट्रांग नहीं आ रहा था, कुछ बच्चे आ रहे थे कुछ नहीं आ रहे थे, तो सबको लिंक नहीं लग पा रही थी कि क्या चल रहा है। एक बार आपका ये पहला चैप्टर वीडियोस पे आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया तो फिर अपन तुरंत वर्चुअल स्टार्ट कर देंगे, अगर मुझे जरूरत फील हुई तो अपन नेक्स्ट टॉपिक से ही वर्चुअल स्टार्ट कर देंगे।
तो आपको जो भी डाउट्स है आप मेरे को डायरेक्टली पूछ सकते हो। इन वीडियोस में भी अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। आप लोगों को मैंने ग्रुप में ऐड किया है, किसी के पास नंबर नहीं है तो कॉस्टिंग के ग्रुप में भी मेरा नंबर है, आप अपने ऑफिस से भी मेरा नंबर ले सकते हो और मुझे बिल्कुल आप अपने डाउट्स भेजो कि आपको अगर इन जुड़े हुए टॉपिक से कोई भी डाउट आता है तो हम उस वे से फिर मैं आगे आपको और कंटिन्यू करके पढ़ा सकती हूँ। अभी आज अपन यहाँ पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम हेड्स ऑफ इनकम स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं, अगर मुझे फील हुआ एक वीडियो की और जरूरत है तो आई विल बी शेयरिंग अ वीडियो, अदरवाइज विल स्टार्ट विद द वर्चुअल क्लास। ओके, थैंक यू। और सब वीडियोस प्लीज देख लेना मेरा वर्चुअल क्लास स्टार्ट करने से पहले, ताकि मैं वर्चुअल क्लास में जब नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करूँ तो आपको पहले के टॉपिक सारे पता हो। ओके, थैंक यू सो मच।